नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, और अमित बार खिलते हुए पूर दूर कुंज कानन में, अमित बार खिलते हुए दूर कुंज कानन में। और समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। और गुदड़ी में रखती है चुन चुन बड़े कीमती लाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन बड़े कीमती लाल। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया, बात तो सही है कि प्रकृति का हाल हम नहीं जानते, गुदड़ी में कौन कौन से लाल छुपा कर रखा इस प्रकृति ने हमें नहीं पता। और आप भी एक तरीके के क्या हैं, गुदड़ी के लाल ही हैं, गुदड़ी के लाल हैं आप भी एक तरीके के। कि कब आपको बिखरना है, कब आपको चमकना है, ये आप अपनी ताकत और अपने हौसले के दम पर निर्धारित करते हैं। तो चलिए, बाकी बातें तो होती रहेंगी, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं, आपको पता ही है कि सीयूईटी जो है वो एक महारण क्षेत्र है जिसमें लड़ने के लिए हमारे तर्कस में बहुत सारे तीर होने चाहिए। और इन्हीं तीरों में से एक तीर जो है वो ये है जिसको हम पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया कह सकते हैं, भारत में राष्ट्रवाद कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया का वो हिस्सा जिसे हम गांधी एरा के नाम से जानते हैं, मॉडर्न इंडिया का वो पार्ट जिसे हम कह सकते हैं गांधी युग कह सकते हैं। गांधी युग इसलिए कहा जाता है, इसके पीछे रीजंस हैं। गांधी युग कहने का कारण यह है क्योंकि इसी समय गांधी जी का पदार्पण यानी कि गांधी जी का वापसी हुई थी गांधी जी की इंडिया में। तो इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। एक बात जानते रहिए आप कि सीयूईटी का जो सिलेबस है, जो सीयूईटी का जो पाठ्यक्रम है, जो सीयूईटी पूछता है, उसमें ज्यादातर जो है, जो अभी तक देखी गई ये चीजें, उसमें यही आया है कि एनटीए जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चीज़ों को लेकर के नहीं जाता है। हाँ, मॉडर्न इंडिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब आते हैं, चाहे वो आपके डोमेन सब्जेक्ट में आ जाएं, चाहे वो आपके जनरल टेस्ट में आ जाएं, चाहे वो कहीं पर भी आए। ये ऐसा कॉमन सेक्टर है, ये ऐसा कॉमन हिस्सा है एनटीए का, ये सीयूईटी का, जिसमें आप डोमेन को भी कवर करते हैं और साथ ही साथ जो है आप क्या कहते हैं कि उसको भी कवर करते हैं, जनरल टेस्ट को भी। जनरल टेस्ट में आपको पता ही है, सिलेबस तो आप जानते ही होंगे। तो हम मॉडर्न इंडिया के उस हिस्से को डिस्कस करेंगे जिसे हम गांधी एरा कहते हैं। गांधी एरा क्यों कहते हैं हमने आपको बताया, क्योंकि गांधी जी का पदार्पण हुआ था। अगर ऐसे देखा जाए, गांधी जी की बात की जाए अगर, तो गांधी जी की बात की जाए तो कहा जाता है कि 2 अक्टूबर 1869, अगर लिख करके चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो देखा जाए अगर, तो हम इसे कहते हैं गांधी युग। हम इसे क्या कहते हैं, गांधी युग। गांधी युग कहा जाता है, गांधी युग कहा जाता है, या फिर इसे भारत में राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया भी कह सकते हैं, और गांधी युग के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। एक चीज और जानते रहिए कि गांधी जी का जो अगर जन्म की बात की जाए तो 2 अक्टूबर तो सबको पता है, 2 अक्टूबर तो सबको पता है, लेकिन एक बात और जानते रहिए, सन भी जानते रहिए, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में। आपको पता ही है, इनका नाम मोहनदास था, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, तो इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी हो गया, ठीक है। जैसे कि गुजरात में ये कल्चर है कि वहां पिताजी का नाम लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन जब वो अपना पूरा नाम लिखते हैं तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दामोदर दास उनके पिताजी का नाम है। तो ऐसे ही इनका भी नाम मोहनदास था, करमचंद इनके पिताजी का नाम था, तो मोहनदास करमचंद गांधी हो गया इनका नाम। गांधी जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। शुरुआती के दिनों में अगर आप पढ़ेंगे तो शुरुआती के दिनों में जब आप जानेंगे तो देखेंगे कि गांधी जी का व्यक्तित्व जो था वो बहुत दूसरे टाइप का व्यक्तित्व था, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से लास्ट तक गांधी जी दिखे उस हिसाब के गांधी जी नहीं थे। लेकिन जब आप गांधी जी को दूसरे हिस्से को जब देखेंगे, मतलब जब वो इंडिया में आते हैं तो वहां से गांधी जी का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा बदल जाता है। तो हम बेसिकली वहीं से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे से चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक बात और जानते रहिए, गांधी जी के बारे में जहां से शुरुआत होती है चीजें वो यही होती हैं कि गांधी जी 1893 में, सबसे पहले 1893 में, क्योंकि हम वहां उनकी जीवनी डिस्कस करने के लिए नहीं है, यहाँ हमें आपको उसका फैक्चुअल चीजें बतानी है। 1893 में गांधी जी जो हैं अफ्रीका जाते हैं।
कहाँ जाते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में, और वहां पर चीजों को देखते हैं कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें बदल रही हैं, और वहां पर देखते हैं, वहां पर भी अंग्रेजों का शासन था और यहां पर भी अंग्रेजों का शासन था। तो गांधी जी को कुछ चीजें वहां बड़ी गलत लगती हैं, जैसे काले गोरे का बहुत भेद होता है। आप कहानी सुने होंगे कि उनको ट्रेन से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, वो जो कि सांवले रहते हैं और वो गोरों के डिब्बे में चले गए होते हैं। तो ये सब कहानियां बहुत सुनी होंगी आपने। तो ये गांधी जी को बहुत बुरा लगता है, और वहीं पर गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं गांधी जी, सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, और कहते हैं सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के साथ आग्रह करना। मतलब हम सच में, हम ईमानदारी से आपसे विनती कर रहे हैं कि भैया ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसे सही कर दिया जाए। ठीक है, गांधी जी सत्याग्रह की शुरुआत वहीं से करते हैं और उसी चीज को आगे लेकर के चलते रहते हैं। करते गांधी जी जो हैं अफ्रीका में अपने आंदोलन को सफल बनाते हैं। वहां की सरकार को झुकना पड़ता है, और गांधी जी का आंदोलन जो सत्याग्रह आंदोलन था वो काफी हद तक सफल होता है वहां पर अफ्रीका में। जब अफ्रीका में कहानी कहां तक चलती है, यहीं से प्रश्न, अब आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ेंगे तो अब यहां से कहानी शुरू होती है। गांधी जी की जो वापसी होती है वो होती है 1915 में। 1950 में गांधी जी इंडिया की तरफ रुख करते हैं, कहते हैं अब चलो भैया बहुत दिन हो गया, अब चला जाए अपने देश, ठीक है, और अफ्रीका से अपने देश वापसी करते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि गांधी जी भारत में कब आए? तो गांधी जी भारत में वापस आते हैं, भारत में गांधी जी की वापसी, भारत में गांधी जी की क्या होती है? वापसी होती है 1915 में। जब 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं, तो इंडिया आने के बाद उन्हें लगता है, एक तो भाई जोश और ताकत रहती ही है, सोचते हैं कि चलो अफ्रीका जैसे देश में हम काम करके चले तो इंडिया कौन सी बड़ी चीज़ है, यहाँ भी कर लेंगे। तो आते हैं, तो आपको एक बात जाननी होगी, गांधी जी हर आदमी का गुरु होता है, तो गांधी जी के भी एक राजनीतिक गुरु, एक पॉलिटिकली उनके एडवाइजर होते हैं, पॉलिटिकली उनके टीचर होते हैं जो उनको शिक्षा देते हैं, उनसे मिलते हैं। पता है कौन था? उनके जो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, हम सब यहीं पे इसलिए लिखते चल रहे हैं ताकि आप लाइन बाय लाइन नोट करते चलिएगा, कहानी के साथ पढ़ेंगे। गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि ऐसा है गुरुजी, हम चाहते हैं कि अफ्रीका में देखिए आपका जो चेला था, आपके जो शिष्य थे, उन्होंने अफ्रीका में देखिए डंका बजा दिया, अफ्रीका में अंग्रेजों की सरकार हिला दी थी, अफ्रीका में अंग्रेजों को झुकना पड़ा हमारे सामने। हम चाहते हैं कि इंडिया में भी हम वैसा करें और जल्दी से जल्दी भारत को आज़ाद करा लें। ठीक, जब ऐसा कहते हैं गांधी जी अपने गुरु क्या कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले से, तो गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं बाबू एक मिनट ठहरो, थोड़ा ठहरो और रुको, वो अफ्रीका था और ये इंडिया है, दोनों की कंडीशंस में बहुत डिफरेंस है। तो जब दोनों की कंडीशन अलग अलग हैं तो यहाँ काम करने के लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होगी, ये भारत है। तो कहते हैं तब हम क्या करें गुरुजी? तो कहते हैं एक काम करो, पहले 1 साल इस पूरे देश को घूमो। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न पूछेगा एनटी आपसे कि गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने कितने वर्षों तक देश में भ्रमण करने का आदेश दिया था? 1 साल तक। प्रश्न पूछेगा कि गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आए तो किसने उनसे कहा था कि इंडिया को 1 साल तक देखो या घूमो? तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब गांधी जी 1 साल तक देश को घूमते हैं, तो 1915 से 1916, 1915 में आते हैं, 1916 से 1917 एक यहाँ टर्निंग पॉइंट है। यहाँ एक प्रश्न पूछता है 1916 में एक प्रश्न पूछता है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, किसी एग्जाम में पूछा है कि गांधी जी ने अपने सबसे पहला भाषण, जन भाषण मतलब सबसे पहली बार लोगों को कब संबोधित किया था? इससे पहले कभी गांधी जी ने मंच पे आके कभी किसी को कुछ बोला नहीं था। तो गांधी जी ने सबसे पहला भाषण 1916 में एक भारत का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय, उसी के स्थापना दिवस पर बुलाया गया था और वहीं आकर उन्होंने भाषण दिया। तो गांधी जी ने 1916 में अपना पहला भाषण कहाँ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम BHU कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? BHU, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU के नाम से जानते हैं हम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी आपको एक कहानी बताते हैं यार, बड़ी मजेदार कहानी है, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU कहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर
स्थापना दिवस पर दिया था। ठीक है, देखिए सबको पीपीटी में भी रखा जा सकता था, लेकिन ना मजा नहीं आता। आपको अगर चीजों को समझाना है तो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गांधी जी ने अपना पहला भाषण काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर दिया था। पहला जन संबोधन गांधी जी का 1916 के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में दिया गया था। अब एक चीज और जानिए, एक बात और जानिए कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी पहुंचते हैं, इतना खरी खोटी सुनाते हैं, इतनी खरी खोटी सुनाते हैं कि सभी लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। कांग्रेस की इतनी बुराई कि ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, अंग्रेजों के आपकी कमियों की वजह से अंग्रेज मजबूत होते जा रहे हैं। होम रूल आंदोलन चल रहा था उस समय, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का, उनको भी खूब खरी खोटी सुनाते हैं। सब लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, एक आदमी गांधी जी को वहां सुन रहा होता है, एक आदमी गांधी जी को सुन रहा होता है, जिसका नाम रहता है राम कुमार शुक्ल। क्या नाम रहता है उनका? राम कुमार शुक्ल। उनका जिक्र आगे आएगा, पहले यहां थोड़ा सा रुकते हैं एक बार। अब एक जानते हैं आपकी एक बात, कॉमन सेंस की बात है, हिंदी में लिखा जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अंग्रेजी में लिखा जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ये काम गांधी जी ने किया था। हिंदी में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ही लिखा जाता था पहले, लेकिन जब स्थापना हुआ तो यह हुआ कि हिंदी में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ही लिखा जाएगा। गांधी जी कहते हैं बनारस शब्द जो है वो मूल शब्द नहीं है, काशी इसका नाम मूल है, इसलिए हिंदी में इसका नाम काशी होना चाहिए। दुनिया में जितने भी विश्वविद्यालय आप घूम लीजिए, हिंदी में नाम एक और अंग्रेजी में भी नाम एक ही रहता है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी विश्वविद्यालय है जहां हिंदी में उसका नाम अलग होता है और अंग्रेजी में नाम अलग हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी में से काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये जो काशी शब्द है ये गांधी जी के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा ही बोला गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय हमारे यहाँ गवर्नर हुआ करते थे जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो यह प्रश्न यहाँ से पूछ देता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। कौन गवर्नर था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जब आप कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय आएंगे तो गेट पर जब देखेंगे ध्यान से तो बगल में एक शिलापट लगा है, उस पर लिखा हुआ है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड नहीं कह सकते, हार्डिंग द्वितीय कहते हैं उसे। ठीक है, गांधी जी से यहां से 1916 में जब भाषण देते हैं, उनका ओजस्वी पूर्ण भाषण सुन करके राम कुमार शुक्ल उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। बिहार के रहने वाले एक पत्रकार रहते हैं, बिहार के रहने वाले एक कह सकते हैं युवा पत्रकार रहते हैं राम कुमार शुक्ल, और वो उनसे इतना प्रभावित होते हैं कि कहते हैं भैया यही वो आदमी है जो हमारे लिए काम आ सकता है। और वो गांधी जी से विनती करते हैं कि एक बार वो बिहार आए, और गांधी जी उनकी विनती स्वीकार कर लेते हैं। और इसी स्वीकार करने के क्रम में कहानी शुरू होती है 1917। देखिए डेट कैसे याद होता है, लाइन बाय लाइन चल रहा है, एक लाइन भी आपको इधर उधर होगी नहीं। 1915 से कहानी शुरू, 1917 में पहुंच गई। 1917 का वो समय आता है जब गांधी जी को बुलाया जाता है, कहां पर? गांधी जी को बुलाया जाता है चंपारण। बिहार में एक जिला है चंपारण, अभी वो दो भागों में बट गया है, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण, लेकिन हम चंपारण की बात करते हैं। बिहार में एक जिला है चंपारण। गांधी जी को 1917 में बुलाया जाता है चंपारण। अब देखिए यहां होता क्या है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं इसे, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के नाम से इसे जानते हैं हम। 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। होता क्या है ये समझते हैं। 1917 में क्या हुआ कि चंपारण पहुंचते हैं, चंपारण सत्याग्रह में होता क्या है, चंपारण जिले में अंग्रेजों ने एक नया कानून बना रखा था जिसे तीन कठिया प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा कहते हैं। गांधी जी चंपारण बुलाया इसीलिए जाता है कि यह प्रथा समाप्त कर दी जाए। क्या किया जाए? यह प्रथा समाप्त कर जाए। देखिए इसको अगर आप मैथमेटिकल वे में समझेंगे तो इसका बड़ा लॉजिकल हिस्सा है, लेकिन इसको कुछ ऐसे समझना नहीं क्योंकि इससे बहुत प्रश्न नहीं पूछता है। सिर्फ इतना जानते रहिए, तीन कठिया प्रथा का मतलब हो जाता है कि जो है तीसरे हिस्से पर जो है वो नील बोया जाएगा और बाकी हिस्सों पर आपको खेती करनी होगी। मतलब ये गैर कानूनी एक तरीके से था। अंग्रेज जबरदस्ती हमसे नील की खेती करवाते थे, अपने हिस्से पर हम अपने मन से खेती नहीं कर पाते थे। ऐसे समझने की कोशिश करिए। तो तीन कठिया प्रथा रहता है। गांधी जी जाते हैं वहां, आंदोलन करते हैं और अंग्रेजों को गांधी जी की बात माननी पड़ती है। सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं और गांधी जी की बात अंग्रेजों को माननी पड़ती है। और अंग्रेज फाइनली गांधी जी की बात मान करके इस कानून को खत्म करते हैं। और चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था भारत में, वो पूर्ण रूप से सफल होता है। तो इसको आप कह सकते हैं यहां पर कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन। क्या कह सकते हैं इसे? गांधी जी का प्रथम आंदोलन। गांधी जी का क्या था? ये प्रथम आंदोलन था। और गांधी जी इस आंदोलन में ऐसी सफलता प्राप्त करते हैं कि गांधी जी के साथ साथ सभी लोगों का मन खुश हो जाता है कि पहला आंदोलन आते ही इतनी ज्यादा सफलता मिली गांधी जी को।
ठीक है। तिनकठिया प्रथा खत्म होती है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से उसे जाना जाता है। गांधी जी का यह प्रथम आंदोलन था, 1917 में ये शुरू होता है, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी, इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ एक छोटी सी कहानी है कि जैसे कहानी आप सुनते हैं कि गांधी जी जो हैं हमेशा धोती पहनते थे। गांधी जी हमेशा धोती नहीं पहनते थे, पहले बढ़िया एकदम सफारी सूट टाइप का कपड़ा पहनते थे। कहानी ऐसी बताई जाती है कि जब गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण पहली बार अपना अटैची उटैची झोला वाला बक्सा वक्सा ले करके, तो इनके साथ इनकी पत्नी भी गई रहती हैं, इनके साथ इनकी पत्नी भी जाती हैं। और होता क्या है वहाँ पर, छोटी सी कहानी है, ठीक है, समय लॉस नहीं करेंगे, बस चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। कहानी से चीज़ों को जोड़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। इतिहास ऐसी चीज़ है कि जब उसको आप चीज़ों से कोरिलेट करते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो गांधी जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक औरत रहती है जो एक मैला कुचैला साड़ी पहनी रहती हैं। गांधी जी को गुजराती आती है, अंग्रेजी आती है, हिंदी कम आती थी, लेकिन उनकी जो पत्नी रहती है कस्तूरबा, जिन्हें वो प्यार से बा बुलाते हैं, उनको हिंदी आती रहती है। तो वो अपनी पत्नी से कस्तूरबा से कहते हैं कि ऐसा है बा, जरा एक बार पूछो इनसे कि ये क्यों इतना गंदा साड़ी पहनी है, भारतीय नारी है क्यों इतना गंदा साड़ी पहनी है। कस्तूरबा पूछती है तो औरत बताती है मेरे पास एक ही साड़ी है, और जब मैं इसे हफ्ता सप्ताह 10 दिन पे एक दिन धुलती हूँ तो उस दिन मैं पूरे दिन घर में रहती हूँ जब तक ये सूख ना जाए, और जब ये सूख जाती है तब मैं साड़ी दूसरी पहनती हूँ, ठीक है। इतनी कहानी कस्तूरबा सुनाती हैं गांधी जी को। गांधी जी बहुत द्रवित हो जाते हैं इससे, कहते हैं मेरे देश का ये हाल है और मैं यहाँ सूट बूट पहन के चलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अपना वस्त्र त्याग देते हैं और कहते हैं मैं ये धोती ही पहनूंगा बस, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पहनूंगा और अपने देश को इस दलदल से निकाल के रहूंगा। और गांधी जी ने प्रण किया, अपने सारे कपड़े वापस कर दिए, धोती पहनकर वहीं से आंदोलन शुरू कर देते हैं। एक कहानी है, ऐसी प्रचलित कहानियाँ हैं, ठीक है। 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाने के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है, पहुंचती है कहाँ, 1917 के बाद आता है 1918। 1918 में गांधी जी पहुंचते हैं। जैसे ही उनके इस सफलता की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही खेड़ा में, गुजरात में एक जगह है खेड़ा, खेड़ा में किसान आंदोलन कर रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे होते हैं, सूखा पड़ गया होता है, टैक्स नहीं देना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि इतना सूखा पड़ा हम टैक्स कैसे देंगे, अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती कर ले रहे होते हैं। तो गांधी जी को बुलाया जाता है कि आप एक मसीहा हैं जो इस हमें इस दलदल से निकाल सकते हैं, आज़ाद करा सकते हैं, हमें टैक्स से मुक्त दिला सकते हैं। गांधी जी पहुंचते हैं खेड़ा, अपने पहले आंदोलन से एकदम वो जो ओजपूर्ण जोश से भरे रहते हैं, और यहाँ पर 1918 में खेड़ा आंदोलन करते हैं, और इसको कहते हैं कर नहीं आंदोलन। गांधी जी खेड़ा में कर नहीं आंदोलन शुरू करते हैं, और ये खेड़ा का जो आंदोलन था किसानों के साथ, ये भी अंग्रेजों को मजबूरी में मानना पड़ता है, और गांधी जी को दूसरी सफलता मिलती है। बैक टू बैक 2 सफलता पाने के बाद गांधी जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, और इसी समय कुछ चीज़ें और देश में घटित हो रही होती हैं। क्योंकि गांधी एरा को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा छोड़ते हुए चलें, लेकिन हम बता देते हैं आपको। जैसे कि 1916 1917 देखेंगे 1917 जब आप देखेंगे तो लखनऊ अधिवेशन देखेंगे, 1916 देखेंगे, 1916 में भी कांग्रेस की मीटिंग चल रही होती है, कंटिन्यू चल रही होती है। तो देखेंगे कि 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई थी 2 भागों में। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जब 2 भागों में बटी हुई थी कांग्रेस, वही कांग्रेस आगे आकर के 1916 में एक होती है, ठीक है। 1916-17 में इनको एक कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं भी चल रही थी, लेकिन हम चूंकि गांधी एरा को डिस्कस कर रहे हैं तो हम गांधी एरा को साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, 1918 के बाद फिर कहानी 1918 में एक और होती है घटना, 1918 में होती है। इस घटना को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जानते हैं। किससे? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसे किस नाम से जानते हैं? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब होता क्या है, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में ही मिल के जो मजदूर होते हैं वो अपनी मांगों को लेकर अनशन पे बैठ जाते हैं कि काम के घंटे कम कर दिए जाएं। क्या कर दिया जाए? काम के घंटे जो हैं वो कम कर दिए जाएं, और दूसरी बात क्या कर दी जाए, काम के घंटे कम करने के साथ साथ हमें छुट्टियां भी दी जाएं कुछ। इसी को लेकर आंदोलन कर रहे होते हैं। गांधी जी की बैक टू बैक सफलता के बाद गांधी जी को वहां बुलाया जाता है कि आप वहां आइए, हमारे लिए आंदोलन करिए, और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन करते हैं, और यहां पर भी उन्हें सफलता प्राप्त होती है। अब आप सोचिए, आप 3 बैक टू बैक बॉल लेके चले बॉलर, और 3 बॉल पे 3 विकेट मिल जाए, तो बॉलर का कॉन्फिडेंस कहां पर होगा, तो गांधी जी का कॉन्फिडेंस कहां पर होगा? एकदम 7वें आसमान पर। गांधी जी ने सोच लिया था कि अब बस
अब हम आ गए हैं, अब इस देश को तो आज़ाद करा के ही रहेंगे। और गांधी जी ने ये सोचा, और गांधी जी के साथ साथ सबने ये सोच लिया कि यही वो आदमी है, यही वो शख्स है जो हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि अंग्रेज इसके सामने झुक जा रहे हैं। अभी ये सब कहानियाँ चल ही रही थी, तब तक होता क्या है, तब तक क्या होता है, यहीं पर आता है 1919 में रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, यहीं पर क्या आता है, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहते हैं, सॉरी, इसे कहते हैं बिना अपील, बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील, ठीक है, और बिना वकील का कानून। इसे कहते हैं बिना दलील, बिना वकील का कानून, बिना वकील का कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट में होता क्या है, 1919 में एक कानून अंग्रेजों के द्वारा बना के भेजा गया होता है कि जाओ भैया, इंडिया के लोगों के लिए, मतलब इंडिया के लोगों में अगर कोई भी विरोध करता है, भारत में अगर कोई भी हमारा विरोध करता है, तो बिना उससे पूछे जाचे, बिना ये जाने कि वो क्यों कर रहा है, क्यों है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसको उठा के जेल में डाल दो और उसकी जमानत नहीं हो सकती। मतलब अंग्रेज जब चाहे तब आपको उठा करके जेल में डाल सकते थे और आप जमानत नहीं करा सकते। तो रॉलेट एक्ट जो आता है, इसका पूरे देश में विरोध हो रहा होता है, पूरा देश इसका विरोध कर रहा होता है कि ये कानून सही नहीं है, ये कानून सही नहीं है। गांधी जी अभी योजना बना रहे होते हैं कि कैसे चीज़ों को किया जाए। तब तक हमारे देश में एक बहुत ही दुखद घटना घटित होती है। दिन था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे देश के लिए एक बहुत ही दुखद घटना, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह हमारे देश की एक बहुत ही दुखद घटना थी। होता क्या है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, कौन से दिन, बैसाखी, बैसाखी के दिन पंजाब के दो नेता रहते हैं जिनका नाम रहता है, ये जो जलियांवाला बाग है ये कहां पड़ता है, पंजाब में, अमृतसर, पंजाब। कहां पड़ता है, अमृतसर, अमृतसर पंजाब। कहां पड़ता है, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। देखिए पंजाब में पड़ता है, और पंजाब के दो नेता रहते हैं, दो बड़े नेता रहते हैं जिनका नाम रहता है डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू, सैफुद्दीन कीचलू, सैफुद्दीन कीचलू दो नेता रहते हैं। इन्हीं दोनों नेताओं को इसी के विरोध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दो बड़े नेता पंजाब के, जिन्हें इन दो कांड में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब गिरफ्तार किया तो पंजाब में विरोध होने लगता है। इन्हीं नेताओं का विरोध जो है बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में विरोध नहीं हो रहा था, बेसिकली वो लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए रहते हैं। तब तक होता क्या है, एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है जनरल डायर, जनरल डायर जो होता है, ये क्या करता है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दे दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया, और जैसे ही गोली चलाने का आदेश मिला जलियांवाला बाग में, चारों तरफ से घेर कर गोली चलाई गई, और जितने भी लोग थे सब लोग मारे गए। अंग्रेजों के हिसाब से एक हंटर कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी के हिसाब से 300 लोग मारे गए, लेकिन इसकी जांच महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी दी गई थी, और महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जब जांच किया तो पाया कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। यही जनरल डायर को बाद में उधम सिंह नाम के, उधम सिंह ने जाकर इंग्लैंड में गोली मारी थी, इंग्लैंड में गोली मार दी थी। किसको, उधम सिंह ने इंग्लैंड में गोली मारी थी, किसको गोली मार दी थी, किससे, जनरल डायर को। उधम सिंह ने कहा कि हमारे देश में ऐसा कांड करके कोई बच कैसे सकता है, बच के इंग्लैंड चले गए थे। बाद में इनके घर में घुसकर उधम सिंह ने गोली मार दी थी। आप देखेंगे तो एक मूवी भी आई थी उधम सिंह नाम से, आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा चीजें कैसे हुई हैं, ठीक है। ऐसे क्रांतिकारियों के ऊपर तो फिल्में बननी ही चाहिए, जो हिडन है, जिनको कोई जान नहीं रहा है, उन क्रांतिकारियों के ऊपर तो चीजें होनी ही चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि कौन किस तरीके से काम किया, ठीक है। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और जनरल डायर जो था वो गोली चलाने का आदेश देता है। ऐसे ऐसे चीजें घटित हो जाती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, और दुखी होने के बाद 1920 का समय आता है, और 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन, 1920 में
असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा कैसा है भैया कि अब हम एक नया मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, अब हम एक नया मूवमेंट शुरू करेंगे और उस मूवमेंट का नाम होगा असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम किसी भी तरह से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? बच्चे उनके स्कूलों में पढ़ना छोड़ दें, वकील उनके कोर्ट में वकालत करना छोड़ दें, लोग उनके घरों के काम करना छोड़ दें, हम उनके जितनी भी चीजें हैं उनकी छोड़ दें, सहयोग नहीं करेंगे। तो जब हम उनके हाथ पैर हैं, हम हट जाएंगे, उनके हाथ पैर उनका काम नहीं करेगा तो हमारा देश छोड़ के खुद ही चले जाएंगे। गांधी जी का ऐसा सोचना था, लेकिन गांधी जी के अंदर एक कमी थी। गांधी जी किसी चीज को अपने मन से शुरू करते थे और अपने ही मन से खत्म कर देते थे, किसी दूसरे के बारे में सोचते नहीं थे। यही थोड़ा सा जो था वो मिसमैनेजमेंट था उनका। ठीक है, अब मिसमैनेजमेंट कैसे था? आपने असहयोग आंदोलन में कहा कि सभी लोग मेरे साथ चलो, सब लोग सब कुछ छोड़ दो, मेरे साथ पीछे पीछे चल दो, सब लोग चल दिए आपके साथ, लेकिन अगर बीच में आप छोड़ दिए तो उसकी गारंटी कौन लेगा? तो यही हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। सब लोगों ने गांधी जी को भरपूर सहयोग दिया, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया और कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरा देश एक साथ लड़ा। 1857 की क्रांति याद करिए, पूरा देश एक साथ नहीं लड़ रहा था। झांसी में झांसी की रानी लड़ रही थी, जगदीशपुर में कुंवर सिंह लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में लड़ रही थी, सब अलग अलग लड़ रहे थे। लेकिन ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में पूरा देश एक साथ खड़ा था गांधी जी के पीछे। और आगे आगे कौन चल रहे थे? महात्मा गांधी। ठीक है, अब महात्मा गांधी आगे चल रहे थे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने एक शर्त रखी। गांधी जी ने कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा, कोई भी किसी प्रकार के किसी को मार झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश में तो जोश वाले लोग थे, और जोश वाले लोग निकल के कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भी जिला एक है गोरखपुर, वहाँ तो एक्स्ट्रा जोश वाले लोग रहते हैं। तो लो भैया, गोरखपुर में एक जगह है जिसे हम चौरी चौरा कहते हैं। साल आता है 1920 से आंदोलन बढ़ रहा होता है, बढ़ते बढ़ते पहुंचता है 1922 तक। और अब 1922 में 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। अब ये चौरी चौरा हत्याकांड है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे। होता क्या है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में क्या होता है कि एक गोरखपुर में जब आप कभी जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो एक चौरी चौरा स्टेशन पड़ता है। उसी स्टेशन के जस्ट पीछे आपको वो जगह मिलेगी, एक थाना रहता है। थाने के किनारे से लोग जुलूस लेकर जा रहे होते हैं, तब तक उसमें से कोई कुछ बोल देता है, पूरा का पूरा जुलूस ले जा रहा है। जनता जो होती है गुस्सा हो जाती है और गुस्से में सारे लोगों को थाने में ठूस करके और आग लगा देती है और पूरा का पूरा थाना जल जाता है। जैसे ही ये खबर पहुंचती है गांधी जी के पास, गांधी जी कहते हैं हमने कहा था लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपने लड़ाई की है, इसलिए अब ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। और गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यहां पर क्या आती है बात? असहयोग आंदोलन का वापस होना। मतलब प्रश्न पूछता है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। कहां पर? गोरखपुर के चौरी चौरा में। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी इतना दुखी हो जाते हैं कि कहते हैं भैया कि अब हम असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। उसके बाद अब घटना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया, गांधी जी की बस एक ही कमी थी कि कोई आंदोलन शुरू तो करते थे, लेकिन जब जनता उनके पीछे खड़ी हो गई। अब बताइए, आपने कहा सब लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। 2 साल बाद आप कहते हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, तो जो लोग छोड़ के आए वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे भाई? उनकी भी तो कुछ जरूरतें हैं, उनकी जरूरतें कौन पूरा करेगा? तो इसलिए अब वो वापस काम पे जा पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए गांधी जी को क्रिटिसाइज कहीं कहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए हमें क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें अपने फैक्चुअल चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, हमें अपने फैक्चुअल चीजों पर ध्यान देना है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, अब असहयोग आंदोलन वापस, अब 5 फरवरी 1922 से हम पहुंचते हैं कहां? 1924 में। 1924 में 3 बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। 1924 में पहले तो हम एक चीज जानेंगे। 1924 में हम एक चीज जानेंगे। सबसे पहले 1924 बेलगांव अधिवेशन।
बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस, एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। तो पूछा जाता है कि 1900 गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और वो बेलगांव अधिवेशन कहाँ? बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था और ये पड़ता क्या पता है? कर्नाटक। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, हाँ, ये कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। एक चीज और जानिए, 1924 में एक और घटना घटी थी, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1924 में ही। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन करता है? दो लोग करते हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा जी, मोतीलाल नेहरू और साथ ही साथ प्लस चित्तरंजन दास, ये दो लोग मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं कांग्रेस से टूट करके। ठीक है, एक चीज और, अब 1924 के बाद पहुंचती है कहानी कहां? 1925 में। 1925 काकोरी हत्याकांड। और एक चीज और जानते रहिए इसी के साथ साथ, ठीक है, इसी के साथ साथ काकोरी हत्याकांड पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। काकोरी हत्याकांड या काकोरी ट्रेन लूट, काकोरी लूट कहते हैं इसे, काकोरी लूट। होता क्या है, लखनऊ के पास एक स्टेशन है काकोरी। ठीक है, होता क्या है, वहां एक ट्रेन आ रही होती है जिसमें जो है ढेर सारा हथियार और सोना, मतलब जो भी पैसा वैसा रहता है। तो 2-3 लोगों की टीम रहती है जो लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हमें ट्रेन लूटनी है। हमारे देश में 2 तरीके से नेतृत्व हो रहा होता है, एक तरफ जो है गर्म खून क्रांतिकारी रहते हैं और एक तरफ गांधी जी के पीछे चलने वाले लोग रहते हैं जो शांति से चीजों को हल करना चाहते हैं। तो जो गर्म खून वाला नेतृत्व होता है उसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, ये पूरा धड़ा रहता है। ठीक है, और ये धड़ा रहता है, ये एक पार्टी चलाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। शायद ये 1925 में ये भी स्टेबल होता है, ये भी 1925 में स्टेबल होता है HRA। और HRA को चला रहे होते हैं चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, बेसिकली चंद्रशेखर आजाद ही लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। होता क्या है कि काकोरी लूट तो लूट ली जाती है, काकोरी में ट्रेन लूट लेते हैं, लेकिन ये लोग भाग करके छुप नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक। अंग्रेज इन्हें ढूंढ लेते हैं और ढूंढ करके इन्हें फांसी पर चढ़ा देते हैं। जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी जाती है गोरखपुर जेल में। राजेंद्र लहड़ी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, पूर्व छात्र रहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी, उनको भी फांसी दे दी जाती है। अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, एक आदमी रहते हैं जो बच के भाग जाते हैं जिनका नाम रहता है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो है वहां से आसानी से बच करके निकल जाते हैं। ठीक, और इस तरीके से जो है 1925 के बाद हम आगे बढ़ेंगे और घटनाओं को लेकर पहुंचेंगे कहां? घटनाओं को लेकर के गांधी जी की हम बात किसी कर रहे हैं, गांधी जी की। तो 1925 के बाद गांधी जी जो हैं कहते हैं 1925 में कहते हैं कि अब हम राजनीति से संन्यास लेते हैं, अब हम जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अब हमको नहीं कुछ करना है। ठीक है, और कांग्रेस से आगे अलग कर लेते हैं, कहते हैं हमें कांग्रेस में साथ नहीं रहना। लेकिन होता क्या है, ऐसा तो आप कर नहीं सकते थे। वो विचार कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, अब आगे ऐसा क्या किया जाए कि जो है पूरा देश फिर से हमारे साथ खड़ा हो जाए। तब तक उन्हें मौका मिलता है वर्ष 1928 साइमन कमीशन। वर्ष 1928 क्या होता है? 1928 में साइमन कमीशन आता है 1928 में। साइमन कमीशन जो आता है, ये एक ऐसा, साइमन नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसी के नेतृत्व में इंग्लैंड से हमारे यहाँ कानून बनाने के लिए एक जो है एक ग्रुप भेजा जाता है। वो ग्रुप आता है वो देखने के लिए कि इंडिया में क्या ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अब आप सोचिए, ग्रुप में एक भी भारतीय नहीं रहते हैं, तो भारत के लोग इसीलिए इस कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं कि हमारे लिए कानून बनाने के लिए भेज रहे हैं और हम ही नहीं उसमें, तो कैसे कानून बनाएगा? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई नियम बनाना है और पड़ोसी से पूछा जाएगा तो क्या वो बता पाएगा? जितना अच्छा आप बता पाएंगे। तो हमारे लिए कानून बनाना है तो हमारे लोगों को रखो उसमें, यही दिक्कत होती है। इसीलिए इसका विरोध हो रहा होता है। इसी का विरोध हो रहा होता है लाहौर में, लाहौर स्टेशन पर लाला लाजपत राय इसी का विरोध कर रहे होते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों के साथ। वहीं पर लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगती है और वो मर जाते हैं। बाद में प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि किस आंदोलन में लाला लाजपत राय को लाठी लगने के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं, कहाँ पर? लाहौर में। और वहीं पर उनको लाठी से चोट लगती है, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी का बदला लेने के लिए, सैंडर्स को मारने के लिए, सैंडर्स को मारने के लिए भगत सिंह और राजगुरु जाते हैं। बाद में उन्हें
सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह को फांसी की सजा हो जाती है। ठीक है, आगे कहानी आएगी तो बताएंगे। 1928 में साइमन कमीशन आता है। गांधी जी सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए कि देश को फिर से एक कर ले। तब तक 1930 आ जाता है और 1930 में एक गांधी जी का दिमाग काम करता है और कहते हैं कि एक और आंदोलन किया जा सकता है जिससे सभी लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं, और वो आंदोलन होता है दांडी मार्च। दांडी मार्च, दांडी मार्च कह सकते हैं, या नमक तोड़ो कानून। नमक तोड़ो कानून। गांधी जी को समझ में आता है कि नमक एक ऐसी चीज है जिससे अमीर गरीब छोटा बड़ा सब हमारे साथ खड़ा हो सकता है, और गांधी जी इसी कानून को लेकर के अब आगे चलने का प्रयास शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि नमक हमारे देश में बनता है, इस पर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे और नमक हम खुद बनाएंगे और खुद इसे आगे लेकर के चलेंगे। और इसी के लिए गांधी जी दांडी मार्च शुरू करते हैं। दांडी से लेकर के और कहां तक जाएंगे, अब आप समझिए कि दांडी यात्रा शुरू करते हैं। दांडी से लेकर के, दांडी से लेकर के मतलब गुजरात के दांडी से और साबरमती तक की जाने की बात करते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है दांडी यात्रा की। तो ये कहाँ से चलने वाले हैं, दांडी से साबरमती तक। साबरमती तक इनको जाना होता है। ठीक है, साबरमती तक जाना होता है दांडी से। ठीक है, 6 अप्रैल, ठीक है, 12 मार्च को यात्रा शुरू करते हैं। 12 मार्च से शुरू करते हैं और 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचते हैं। 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचते हैं। 76 समर्थक रहते हैं, 76 लोग उनके साथ रहते हैं जब वो चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। और कहा जाता है जब वहां पहुंचते हैं तो करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, 210 या 220 किलोमीटर लगभग उनको चलना होता है टोटल। दांडी यात्रा यहीं पर खत्म होती है। नमक का कानून तोड़ देते हैं गांधी जी। गांधी जी जो काम करते हैं वो पूरा कर देते हैं। गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा। नमक हमारे लिए थोड़ा सस्ता हो जाता है और नमक हमारी सबसे बड़ी नीड होती है और उसके लिए कानून बनाते हैं गांधी जी। फिर से देश गांधी जी पर भरोसा कर लेता है। यहां पर बीच में कुछ और चीजें होती हैं, उनको भी बता देते हैं। जैसे 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तीसरे में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये 3 गोलमेज सम्मेलन है। बताने का मतलब क्या है, गांधी जी एकमात्र ऐसे कांग्रेसी रहते हैं जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये लंदन में हो रहा होता है। एक ऐसे आदमी रहते हैं जो तीनों में गए होते हैं, उनका नाम रहता है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। गांधी जी जो हैं जब पहुंचते हैं तो यहां से प्रश्न पूछता है किस जहाज से गए थे, तो एसएस राजपूताना जहाज से जाते हैं। एसएस राजपूताना जहाज से गांधी जी लंदन पहुंचते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने थे। कौन से, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी में बीच में एक और घटना घटित होती है 1931 में ही। 1931 में एक और घटना घटित हो जाती है, भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, सैंडर्स हत्याकांड में प्रश्न पूछता है कि किस कांड में भगत सिंह को फांसी दी जाती है, तो सैंडर्स हत्याकांड में। पकड़े वो किस कांड में जाते हैं, तो असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह को पकड़ा जाता है और 1931 में उन्हें फांसी दे दी जाती है और 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है और भगत सिंह जो हैं वो शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए। ठीक है, प्रश्न वहाँ ये पूछता है कि गांधी जी के साथ असेंबली में बम किसने फोड़ा था, तो गांधी जी रहते हैं और बटुकेश्वर दत्त, 2 लोग फोड़ते हैं बम। लेकिन फिर प्रश्न पूछता है कि गांधी जी को फांसी के साथ कौन चढ़ा था गांधी जी के साथ, तो 3 लोग, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। भगत सिंह के साथ बम फोड़ने गए थे बटुकेश्वर दत्त, फांसी पे चढ़े थे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, 3 लोग थे। ठीक है, चलिए जब गांधी जी के बाद भगत सिंह को डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। अभी हम गांधी जी को पढ़ रहे हैं, गांधी एरा पढ़ रहे हैं, तो गांधी को ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद 1930 में गांधी और इरविन जो हमारे यहाँ गवर्नर रहता है उनके बीच समझौता होता है। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछता है कि गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को। 1931 की बात कर लें अगर तो 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन
गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के बीच क्या होता है? समझौता होता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन दोनों लोग मिलते हैं और दोनों लोगों के बीच समझौता होता है। उसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी के बाद गांधी जी जो हैं वो धीरे धीरे आंदोलन को आगे बढ़ाने लगते हैं। यहाँ बीच में एक और आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी, एक बीच में और आंदोलन शुरू करते हैं 1931 में ही, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी। ठीक है, हम विनय के साथ विनती करते हैं आपसे कि आप हमारा देश छोड़ करके चले जाइए, लेकिन आपको पता है कोई आपके साथ हाथ जोड़ के कहेगा आप हमारा देश छोड़ के चले जाइए तो आप चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसीलिए गांधी जी कितना भी कहते हैं लेकिन कोई देश छोड़ करके नहीं जाता है और गांधी जी को फिर से अपने आप को एकत्रित करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि ऐसा हम क्या करें कि हम फिर से आंदोलन को शुरू कर पाएं। ठीक है, और इसी क्रम में 1934 में सेवा आश्रम वर्धा में एक सेवा आश्रम बनाते हैं। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में एक सेवा आश्रम बनाते हैं गांधी जी। कहते हैं अब हम यहीं से रह करके देश सेवा की बात करेंगे, देश सेवा के लिए काम करेंगे। और गांधी जी वर्धा जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहीं से अपने सेवा आश्रम की शुरुआत करते हैं और वहीं से लेकर के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं अब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? अब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो प्रश्न पूछता है कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1940। तो हम पहुंचते हैं यहां 1940 में गांधी जी द्वारा क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। मतलब क्या? पर्सनल हम आंदोलन करेंगे। व्यक्तिगत गांधी जी कहते हैं कि 1940 में हम क्या करेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करते हैं। कहते हैं अब हम खुद आंदोलन करेंगे, अब किसी की हमको जरूरत नहीं है, हम अकेले आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के क्रम में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे, मतलब अब बहुत हो गया सम्मान, अब हमें हमारा देश छोड़ करके तुम जाओ। और गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं और यहीं पर एक नारा देते हैं, करो या मरो, डू एंड डाई, या तो मर जाओ या तो कर जाओ। ठीक है, करो या मरो का नारा देते हैं गांधी जी। कहते हैं कि भारत में आंदोलन शुरू करते हैं और कहते हैं या तो करो या तो मरो, लेकिन हमारे देश के लोगों आप लोग लड़ो और इस देश को आजाद कराओ, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को यहीं पर गिरफ्तार कर लिया, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, केवल अकेले गांधी जी को नहीं गिरफ्तार किया जाता है, सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन गांधी जी को अगर गिरफ्तार करके पूछता है कहां पर रखा गया था, तो गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में, कहां पर? पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। पूछा जाता है कहां पर रखा गया था गांधी जी को, तो पुणे के आगा खां पैलेस में। कहां पर रखा गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में गांधी जी को रख दिया गया था। ठीक है, चलिए अब उसके बाद गांधी जी 1942 के बाद, जब गिरफ्तार होने के बाद चूंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है थोड़ी सी, तो उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हाँ, पूछा जाता प्रश्न कि गांधी जी की आखिरी जेल की सजा कौन सी हुई थी, तो यही हुई थी आखिरी जेल कह सकते हैं इसे, मतलब नजरबंद करके रख दिया गया था, तो वो जेल ही है। ठीक है, आगा खां पैलेस में रख दिया जाता है। अब उसके बाद 1942 के बाद गांधी जी जो हैं अब धीरे धीरे गांधी जी देश की आज़ादी की तरफ बढ़ जाता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, दबाव बढ़ने लगता है इंग्लैंड के ऊपर, और 1945 में जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, इंग्लैंड के ऊपर ज़्यादा दबाव बनने लगता है। ठीक है,
ज़्यादा दबाव बनने लगता है और इंग्लैंड जो है अब देश की आज़ादी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और देश की आज़ादी की तरफ बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि गांधी जी जो हैं वो अपनी भूमिका को और आगे लेकर आने लगते हैं और अब माहौल तैयार हो जाता है कि देश को आज़ाद कराया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना प्रेशर बढ़ जाता है पूरी दुनिया का इंग्लैंड के ऊपर कि सारे देशों को जो तुम गुलाम बना के रखे हो इनको आज़ाद करो। गांधी जी इधर से अपना आंदोलन शुरू कर देते हैं, मौका देखते हैं, गांधी जी आंदोलन शुरू कर देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। उधर से इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है वर्ल्ड का और धीरे धीरे भारत की आज़ादी के रास्ते बनने लगते हैं। और जब धीरे धीरे आज़ादी के रास्ते बनने लगते हैं, ठीक है, तो अब धीरे धीरे कभी अब देखेंगे क्या कहते हैं कि माउंटबेटन योजना आती है और कहा जाता है कि भारत को आज़ाद कराने के रास्ते बनाने शुरू कर दिए जाएं और भारत की आज़ादी के रास्ते बनने लगते हैं। और 1947 में वो दिन था, 1942 के बाद गांधी जी ने ऐसा कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। ठीक है, सीधे हम पहुंचेंगे 1947 में जब भारत आज़ाद होता है। तो 15 अगस्त 1947 वो दिन था, 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जब भारत स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। यहां पढ़ाने की बात क्यों आई है 15 अगस्त 1947 को? आपको पता है कब आज़ाद होता है भारत, लेकिन बताने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों जरूरत आन पड़ी? इसलिए जरूरत आन पड़ी कि जब भारत आज़ाद होता है तो पूछा जाता है कि गांधी जी कहां थे। जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय गांधी जी कहां थे? तो गांधी जी जो हैं भारत आज़ादी के समय गांधी जी भारत के गाँव में आंदोलन चला रहे थे। भारत के गांव में क्या कर रहे थे? आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, हाँ, भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर के लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि चूंकि विभाजन भी हुआ था तो विभाजन से डरने की जरूरत नहीं, विभाजन से घबराने की जरूरत नहीं है। और गांधी जी ये सारे काम कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन देश तो आज़ाद हो जाता है 1947 में। लेकिन गांधी जी की बदकिस्मती रहती है कि वो देश आज़ादी का जश्न बहुत लंबे समय तक नहीं मना पाते हैं, देश आज़ादी को बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाते हैं। और होता क्या है, 31 जनवरी दिन रहता है, 31 जनवरी 1948। 31 जनवरी 1948। अभी आपको लगेगा बीच में कि बहुत सारे डेट छूट गए हैं, कुछ छूटा नहीं है, बस जो गांधी एरा था हमने उससे डिस्कस करना था, इसलिए हमने उनको डिस्कस किया। जब हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो 1947 में 1947 तक आते आते जो नियम और कानून बने, जो योजनाएं आई अलग अलग, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ केवल गांधी जी पर फोकस करना था, इसलिए हमने केवल उनको डिस्कस किया। 31 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम का एक व्यक्ति रहते हैं, नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। इन्होंने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, गांधी जी की हत्या की। अब देखिए, नाथूराम गोडसे एक मराठी ब्राह्मण रहते हैं, इन्होंने गांधी जी की हत्या की। कहा जाता है कि गांधी जी की हत्या करने का सिर्फ एकमात्र रीजन नाथूराम गोडसे ने बताया था, वो था इनका वैचारिक मतभेद। गांधी जी के ये बहुत अच्छे शिष्य थे, गांधी जी को बहुत मानते थे। इवन ये भी कहा जाता है कि इन्होंने गांधी जी को मारने से पहले उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, कहा बापू मुझे क्षमा करिएगा, और तब इन्होंने गोली मारी थी। ठीक है, कुछ विचारों के मतभेद थे, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। अगर आपको पूरी दुनिया में कई जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे एंगल्स दिखाए जाते हैं कि वो ऐसे थे, वैसे थे, ये पार्टी से थे, वो पार्टी से थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। नाथूराम गोडसे ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, आज़ादी के बाद जब उनको पकड़ा गया और जब वो कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, उनकी एक किताब आती है मैंने गांधी को क्यों मारा। ठीक है, उनके भाई की किताब आती है बेसिकली, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने गांधी को क्यों मारा। उसमें उन्होंने बताया कि क्यों मारा, सिर्फ और सिर्फ वैचारिक मतभेद था। कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण इन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। और वो जो कैसे है ना, कहते हैं ना कि वो हमारे देश के लिए सबसे बेकार सुबह थी जब भारत देश के राष्ट्रपिता जो हैं महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी 31 जनवरी 1948 को। तो आज़ादी का जश्न बहुत दिनों तक महात्मा गांधी नहीं मना पाए थे। ठीक है, प्रार्थना सभा थी 30 जनवरी था, 31 निकल गया। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, ध्यान से उतर गया। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जैसे ही गांधी जी उठ के जा रहे थे, बस वहीं पर नाथूराम गोडसे नाम के एक आदमी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। यहीं पर गांधी जी का जो चैप्टर था, जो गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के जो हिसाब किताब था, वो यहीं पर समाप्त होता है। और इस तरीके से हमने देखा कि भारत में किस तरीके से जो सोए हुए लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद जगाने का काम गांधी जी ने किया था। चाहे वो 1920 में असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे नमक तोड़ो कानून हो, किसी भी तरीके से गांधी जी ने एक जोश भरने का काम किया था भारत
देशवासियों के अंदर। और इस तरीके से हमने पढ़ा गांधी एरा को, नेशनलिज्म इन इंडिया को। इतिहास का सबसे मुख्य पार्ट है ये, ठीक है। इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको लगेंगी बीच में जो हुई हैं वो सब भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी चूंकि क्या है कि गांधी एरा पढ़ रहे थे तो सिर्फ गांधी जी पर हमने फोकस किया, बाकी चीज़ें भी इनके साथ चलेंगी। तब तक इन सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।